अस्सलाम वालेकुम। हम एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। अब जानते हैं कि SN1 और SN2 रिएक्शन के रेट पर न्यूक्लियोफाइल के क्या असरात हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे SN1 रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर यानी SN1 रिएक्शन दो स्टेप पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटाइन बनता है और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोकैटाइन पर। अब इनमें से कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन से मुताल्लिक जो स्टेप है वो स्लो स्टेप रहता है और सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप होगा। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है उसका प्रोसेस जो है वो स्लो रहता है, यानी स्लो स्टेप इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन के दौरान न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं होता ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन। इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन पर न्यूक्लियोफाइल का किरदार बज़ाहिर नजर नहीं आता हमें यहाँ पर। इसकी एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब जब टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो क्लोराइड ग्रुप है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से लीव कर जाता है और बनता है टर्शियरी कार्बोकैटाइन। टर्शियरी कार्बोकैटाइन बनने का अमल जो है वो स्लो स्टेप था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं था। ताहम रेट ऑफ रिएक्शन पर न्यूक्लियोफाइल असरअंदाज नहीं होगा। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाइमॉलिक्यूलर यानी SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के हवाले से। तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें न्यूक्लियोफाइल भी उसी वक्त में अटैक कर रहा होता है और लिविंग ग्रुप भी उसी दौरान में रिमूव हो रहा होता है। तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म का रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर और स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट पर। तो जाहिर बात है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन मैटर कर रही है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो क्या सिर्फ इतना जान लेना काफी है कि कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ही बज़ाहिर रेट ऑफ रिएक्शन पर असरअंदाज होती है? ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि एक कैरेक्टर है न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसे क्या कहते हैं? मेजर ऑफ हाउ रेडियली अ कंपाउंड, जिसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, द मेजर ऑफ हाउ रेडियली अ कंपाउंड इज एबल टू अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। यानी एक न्यूक्लियोफाइल में कितनी सलाहियत है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज यानी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सके। तो जो सलाहियत अगर ज्यादा होगी, यानी अगर एक न्यूक्लियोफाइल आसानी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर पा रहा है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, और अगर न्यूक्लियोफाइल की सलाहियत कम है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज यानी सबस्ट्रेट पर अटैक कर सके तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। तो ना सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन मैटर करती है बल्कि न्यूक्लियोफिलिसिटी भी मैटर करती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिकली काइनेटिक प्रॉपर्टी है, और अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो इट्स अ काइनेटिक प्रॉपर्टी एंड इज मेजर्ड बाय द रेट एट व्हिच अ न्यूक्लियोफाइल कॉज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन अ रेफरेंस कंपाउंड। यानी अगर एक न्यूक्लियोफाइल बआसानी सबस्ट्रेट पर अटैक कर रहा है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहा है, बआसानी उसको प्रोसीड करवा रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। और न्यूक्लियोफाइल अगर आसानी से अटैक नहीं कर पा रहा है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर, ताहम न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कम रहेगा। तो बुनियादी तौर पर ये काइनेटिक प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल से अपनी बात को वाज़ेह करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये अमोनिया है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और अमोनिया यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम कर रहा है। इसी तरह से ये हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ठीक है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यानी कार्बन पर, ये कार्बन जो है वो बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन साइट है। तो ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर के साथ अटैक करेगा एट दिस कार्बन। जब यहाँ से अटैक करेगा उसी वक्त में कार्बन से ये ब्रोमाइड ग्रुप लिविंग ग्रुप के तौर पे रिमूव हो जाएगा। तो जैसे ही ब्रोमाइड ग्रुप यहाँ से लीव करेगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी और ये NH3 यहाँ पर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये CH3 हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन इस साइड पे आ जाएंगे। तो इस तरह से देखें, जो इंटरमीडिएट स्टेप जो है यहाँ पर यानी इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उसमें न्यूक्लियोफाइल भी उसी वक्त में अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप भी रिमूव हो रहा है उसी दौरान में।
यानी कि दोनों ही बैक वक्त इन्वॉल्व हैं, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग भी बॉन्ड फॉर्मेशन भी। ताहम न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन पर असरअंदाज होता है। अब हम कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इट्स रिलेटिव न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या बताता है हमें, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देन इट्स कॉन्जुगेटेड एसिड। यानी कि जैसा हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोक्सिल आयन, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, जबकि वाटर इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर की सूरत में मौजूद होते हैं। तो लोन पेयर को डोनेट करने की निस्बत हाइड्रोक्सिल आयन अगर अटैक करे तो ये ज्यादा बेहतर होगा, यानी इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है और वाटर की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। इसी तरह से अल्कोक्सी आयन जो है वो अल्कोहल की निस्बत, यानी इसका अटैक आसानी से हो सकता है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, जबकि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी कम रहेगी। ठीक है। A group of nucleophile in which nucleophile atom is same, the order of nucleophilicity। देखें अब यहाँ पर बुनियादी तौर पे न्यूक्लियोफिलिक एटम यानी ऑक्सीजन है सब में, मगर उसके बावजूद उनका ऑर्डर हम बयान कर रहे हैं और सबको एक्सप्लेन भी करेंगे साथ साथ। लाइक अल्कोक्सी आयन की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। तो सब में ही अगर ऑक्सीजन है तो फिर इनका ऑर्डर कैसे डिफरेंट हो गया। तो देखें अल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट इस तरह से होता है कि ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर खुद से डोनेट करेगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इस ताहम इलेक्ट्रॉन की एक्सेस ऑक्सीजन पर हो जाएगी और न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। ऐसे ही हाइड्रोजन से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर लेता है, तो नेगेटिव चार्ज भी मौजूद होगा और ऊपर से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी होगा। इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी और न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। यहाँ पर भी ऑक्सीजन बेसिकली यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन की विजिबिलिटी कम हो जाती है। अगर आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मतलब एसिडेट आयन की या फॉर्मेट आयन की बनाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पर डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, रेजोनेंस की वजह से अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। इसी तरह अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी लोन पेयर की सूरत में होती है, ताहम यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी कम रहेगी और वाटर की सबसे कम यहाँ पे हमें देख रही, क्योंकि बेसिकली एक तो यहाँ पे लोन पेयर ही सिर्फ इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे चले अल्काइल ग्रुप तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन ही होंगे बुनियादी तौर पे। तो ये ऑर्डर जो है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी के हवाले से हमने बयान किया जब एटम सेम होगा। इसी तरह से अप्रोक्सीमेट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो NH2 नेगेटिव, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, फिर अल्कोक्सी ग्रुप है, फिर हाइड्रोक्सी, और इस तरह से हमने मुकम्मल ऑर्डर आपके सामने बयान कर दिया है, इसको आपको याद करना होगा। अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिसिटी की तो ये इंक्रीज होती है एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से। लाइक आयोडाइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, ब्रोमाइड की कम है, क्लोराइड की कम है और सबसे कम है फ्लोराइड आयन की। आप सोचेंगे कि ये फ्लोराइड आयन तो इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ऐसा नहीं होता। अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा होने की वजह से इसकी अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाती है। हाँ, अलबत्ता एक बात जो आज आपको एक इजाफी तौर पे मतलब एक नई बात आपके सामने आने वाली है वो ये कि बेसिसिटी फ्लोराइड आयन की ज्यादा होती है और न्यूक्लियोफिलिसिटी आयोडाइड आयन की ज्यादा होती है। तो जो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो है काइनेटिक प्रॉपर्टी या काइनेटिक कंसेप्ट है, जबकि बेसिसिटी जो है वो थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट है। ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी से क्या मुराद है कि एक रिएक्शन कितना फास्ट होगा, हाउ फास्ट इज रिएक्शन, हाउ डज लिटल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट, यानी न्यूक्लियोफाइल को कितनी कम एनर्जी चाहिए, कितनी आसानी से वो रिएक्ट कर पा रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है। और इसके अलावा बेसिसिटी के हाउ स्टेबल आर द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। तो बेसिसिटी फ्लोराइड आयन की ज्यादा है और जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो कम है। इसी तरह से आयोडाइड की जो बेसिसिटी है वो कम है और जो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो ज्यादा है। इनका इनवर्स ऑर्डर है, ये बात याद रखेंगे आप। इसके मुताबिक कोई क्वेश्चन होगा तो आप नेक्स्ट इसमें डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह से हम देखें साइज जो है वो मैटर करता है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में। इस तरह से साइज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। जैसे आयोडाइड का साइज ज्यादा था, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा थी इसकी और बेसिसिटी कम थी। ठीक है। तो यहाँ पर भी देखें सल्फाइड आयन का साइज ज्यादा रहता है ऑक्सीजन की निस्बत।
तो इस वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए ऑर्डर होगा, सल्फाइड आयन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी और अल्कोक्सी ग्रुप से मुताल्लिक जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो कम रहेगी। जबकि बेसिसिटी की बात करें तो ऑक्सीजन यानी अल्कोक्सी ग्रुप की बेसिसिटी ज़्यादा होगी और सल्फाइड ग्रुप की जो मुताल्लिका कंपाउंड है उसकी बेसिसिटी कम होगी। तो जितना एटम लार्ज होगा साइज में, बुनियादी तौर पे उतना ही पोलराइजेबिलिटी होती है उसकी और वो बेटर न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम कर सकता है। यानी अगर आपको बताना हो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को एक्सप्लेन करना हो तो आप बताएंगे कि जितना एटम का साइज ज़्यादा होगा उतना ही पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, वो उतना पोलराइजेबल होगा और वो बेटर न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम जो है वो डिस्कस करेंगे लीविंग ग्रुप को। तब तक के लिए